नमस्कार, मैं सतीश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। यह वीडियो अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी पर होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो खगोलीय दूरदर्शी होता है वो दो प्रकार का होता है। एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी होता है और दूसरा होता है परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी। दो प्रकार के दूरदर्शी होते हैं और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है, वही मॉडल पेपर जो चल रहा है, तो उसी का ये 5 का ख नंबर क्वेश्चन है। तो अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है इसे आप समझेंगे, ये कैसे काम करता है और इसका रचना क्या होता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, ये सारी बातें इस वीडियो में आप समझने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये खगोलीय दूरदर्शी करते क्या है। देखिए, जो खगोलीय पिंड होते हैं ये उनको स्पष्ट दिखाने का काम करते हैं। तो जो दूर स्थित पिंड होंगे, जो खगोलीय पिंड होंगे, इन दूरदर्शी के द्वारा हम उनको स्पष्ट देख सकते हैं, ये इसका काम होता है। अब इसकी देखिए कार्यविधि तो बाद में आप समझोगे, लेकिन पहले हम इसकी रचना समझ लेते हैं। जैसा कि चित्र यहाँ पे बना हुआ पहले से, इसमें रचना आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है। ये जो आपको लाइन इसमें दिख रही है, इसे आप समझ सकते हैं कि यह धातु की बेलनाकार नली है। नली के एक सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। इसको हम अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है। यह अभिदृश्यक लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए यहाँ पे ओ लिख दिया जाता है। तो यह लेंस कैसा होता है, बड़ी फोकस दूरी का होता है और बड़े द्वारक का भी होता है। देखिए, बड़े द्वारक का इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसकी सहायता से क्या होता है, हम दूर स्थित वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। तो जो वस्तुएं दूर होती हैं उनसे जो प्रकाश आता है वो इतना ज्यादा नहीं आ पाता है, प्रकाश लेंस तक आने में थोड़ा कम पड़ जाता है। तो इस वजह से इसका द्वारक बड़ा कर दिया जाता है ताकि इस दूरदर्शी के अंदर प्रकाश अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचे और फिर ये जो प्रतिबिंब बने यहाँ पे, ये कैसा बने, स्पष्ट बने। थोड़ा इसकी चमक ज्यादा होगी, इसकी तीव्रता ज्यादा होगी। अगर छोटे द्वारक का आप यहाँ पे लेंस लगा दोगे तो प्रकाश अंदर जा पाएगा, क्योंकि जो वस्तुएं दूर स्थित होती हैं उनसे प्रकाश वैसे भी जो है कम आता है। और लेंस का द्वारक भी आप छोटा कर दोगे तो यहाँ पे प्रकाश अच्छी तरीके उचित मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो ये प्रतिबिंब की जो तीव्रता होगी, जो चमक होगी, वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा वो स्पष्ट नहीं बन पाएगा। इस वजह से यहाँ पे बड़े द्वारक का लेंस लिया जाता है और नली के दूसरे सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस लिया जाता है। इस लेंस को हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं, आई लेंस बोलते हैं। नेत्रिका लेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारी आंख के पास में होता है, इस वजह से इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, आई लेंस होता है। अब इसकी देखिए कार्यविधि कैसे होती है। ये इस खगोलीय दूरदर्शी दूर स्थित एक वस्तु है, इसका नाम ए भी रख लेते हैं। थोड़ा सा दूर हम बना लेंगे, इससे ये हो जाएगा कि दूर स्थित है। जब इससे प्रकाश किरणें चलकर इस अभिदृश्यक लेंस पर गिरती हैं तो अभिदृश्यक लेंस क्या करता है, इन वस्तुओं को यहां पे इकट्ठा कर देता है, यहां पे मिला देता है, तो इसी जगह पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, ये लेंस का नियम होता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। तो ये जो वस्तु है अनंत पर स्थित है, तो अभिदृश्यक लेंस के द्वारा इसका जो प्रतिबिंब A1 B1 बनेगा वो कहां पर बनेगा, इस अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी पर। और ये अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को हमने यहाँ पे FO से लिख दिया है, तो यहाँ पे A1 B1 बनता है। अब यही प्रतिबिंब, अभिदृश्यक लेंस का जो प्रतिबिंब A1 B1 होता है, ये इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है। जब ये A1 B1 जो कि अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब है, इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो यहां से प्रकाश किरणें चलकर नेत्रिका लेंस अपना जो प्रतिबिंब है वो A2 B2 बना देता है। तो इस तरीके से जो A2 B2 प्रतिबिंब बनता है, यही हमें आंखों से दिखाई देता है। हम इसको नहीं देख पाते हैं। हम जब यहाँ पे अपनी आंख से प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें A1 B1 नहीं दिखता है, हमें A2 B2 दिखता है, ये प्रतिबिंब। तो आप देख सकते हो कि वस्तु कितनी बड़ी थी, A1 B1, A B, इस वस्तु को आप देखिए, और ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना है A2 B2, ये कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है।
और कैसा बना है, आभासी बना है, और कैसा बना है, उल्टा बना है। तो ये तीन देखिए इसकी प्रकृति है कि उल्टा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और इसी वजह से खगोलीय दूरदर्शी क्या करता है, वस्तुओं के प्रतिबिंब को स्पष्ट दिखा देता है। अब इसके बाद देखें, जब कार्यविधि हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो हमें इसकी आवर्धन क्षमता को भी निकाल के दिखाना होता है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। आवर्धन क्षमता को निकालने के लिए हमें एक फार्मूला याद होता है, उस फार्मूले का हम यूज करेंगे। आवर्धन क्षमता को आप जानते हैं कि कैपिटल एम से लिखा जाता है, मैग्नीफाइंग पावर होती है, और एम इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपान में अल्फा। जहां पे बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रतिबिंब का दर्शन कोण होता है, विजुअल एंगल, और ये होता है वस्तु का दर्शन कोण। ये वस्तु का दर्शन कोण होगा। तो प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं, एम। इसको कैपिटल एम से लिखा जाता है। अब ये वस्तु है, अब ये वस्तु इस लेंस पर जो ये कोण बनाएगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्शन कोण बोलेंगे। तो वस्तु के द्वारा इस पर जो बना कोण है, ये दर्शन कोण अल्फा से लिखा जाएगा क्योंकि वस्तु बनाती है। और ये देखिए प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब के द्वारा यहां पर जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा से लिखेंगे। ये दर्शन कोण बीटा होता है। लेकिन आप देखिए ये बिल्कुल सीधी रेखा है और ये भी एक सीधी रेखा है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे काटती तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये वाला जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा के बराबर हो जाएगा, यानी ये भी कोण अल्फा बनेगा। ये अल्फा तो ये अल्फा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस हमें यही काम करना है कि इसके द्वारा हम अल्फा और बीटा के मान निकाल करके यहां पे रख देंगे। हमें इस अपवर्तित खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, लेंस से ये इसका क्या है, फोकस है। अब दरअसल लेंस का फोकस ये, तो लेंस से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम FO से नोट कर लेते हैं, इतनी दूरी को FO से नोट करेंगे। ये वाला जो प्रतिबिंब A1 B1 है, ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो चूंकि नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, इसलिए ये यहां से लेकर यहां तक वस्तु की दूरी है। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, इसलिए यहां पे E लगा लेते हैं। E मींस I हो जाएगा। और इस प्रतिबिंब को कौन बनाता है, नेत्रिका लेंस बनाता है। इसलिए हम यहां से लेकर यहां तक की दूरी को नेत्रिका लेंस की प्रतिबिंब की दूरी से नोट करेंगे। फिलहाल अभी इसको नोट नहीं करते, इसको हम बाद में देखते हैं। अब शुरुआत हम ये करते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हम किसी तरीके से निकालेंगे। तो अल्फा जो कोण है वो आप ध्यान से देखिए, A1OB1 इस त्रिभुज में बनता है। तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज A1OB1 में यहां पे हमको क्या लगाना है, tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा की सहायता से, tan की सहायता से हम अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो ये कोण बनते हैं, चाहे अल्फा बने चाहे बीटा बने, ये दोनों ही कोण बहुत छोटे होते हैं। और जब कोण छोटे होते हैं तो ऐसी दशा में क्या होता है कि आप या तो ऐसा कह दीजिए कि tan को छोड़ दिया जाए, tan को छोड़ दिया जाएगा तो केवल अल्फा बचेगा। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि अल्फा का जो tan मान है वो इसके रेडियन मान के बराबर होता है, यानी अल्फा tan अल्फा दोनों बराबर हो जाएंगे। अल्फा का tan मान इसके रेडियन मान के बराबर होगा। या आप ऐसा कह सकते हो कि tan को छोड़ने पर जब कोण छोटा होगा तो आप ऐसा कर सकते हो कि साइन cos tan इनको यहां पे छोड़ा जा सकता है। तो tan अल्फा क्या होगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर होता क्या है, लंब और बटे में आधार। लंब इसमें कौन है, लंब इसमें है A1 B1, ये इसका लंब है, ये समकोण त्रिभुज है, ये इसका लंब है और ये इसका आधार है। कहां से लेकर कहां तक,
A1 से लेकर O तक या OA1, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आधार बोलेंगे, ये OA1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब वो त्रिभुज लेते हैं जिसमें बीटा कोण बनता है। तो बीटा किसमें बनता है, इस त्रिभुज में बनता है। ये वाला त्रिभुज बीटा कोण बनाता है। इसका नाम क्या है, A1E और B1। तो यहां पे दूसरा त्रिभुज है A1E B1 में। इस बार भी वही काम करेंगे, हम tan बीटा इक्वल टू लिखेंगे, लेकिन बीटा भी बहुत छोटा कोण है इसलिए इस tan को छोड़ देंगे और ये बीटा के बराबर आ जाएगा। तब एक बार फिर लंब और बटे में आधार, परपेंडिकुलर अपान में बेस, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इसका लंब कितना है, A1 B1, यहां पे A1 B1 लिखेंगे, और इसका जो आधार है बेस वो E A1 है। तो यहां क्या लिखेंगे, E और A1। अब ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको पता चली है, ये अल्फा और बीटा के मान हम कहां पे रख देंगे, इस फार्मूले में रखेंगे। इसलिए यहां पे लिखा जा सकता है इसका जो आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर है, सबसे ऊपर बीटा की वैल्यू लिखेंगे तो A1 B1 अपान में E A1 मिलेगा, और इसके बाद अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, A1 B1 और अपान में OA1। A1 B1 7 B1 कैंसिल हो जाएगा, और तब M इक्वल टू कितना आ जाएगा, E A1 अपान में OA1। हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई है। ये क्या है, इसको हम आवर्धन क्षमता बोलेंगे। आवर्धन क्षमता का मान हमें इतना यहां पे मिल गया है। अब हम फिगर की सहायता से E1 की वैल्यू को रख देते हैं। फिगर में आप देखिए E से लेकर A1 तक, ये जो इतना मान है E से लेकर A1 तक, इसको UE कहा गया है। तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, M इक्वल टू माइनस UE लिखेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का हमें यूज करना होता है। चिन्ह परिपाटी को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। प्रकाश कण के चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी निगेटिव होती है, और प्रकाश कण के चलने की दिशा में नापी गई दूरी पॉजिटिव ली जाती है। तो प्रकाश की किरणें देखें इधर जा रही हैं, और इस प्रतिबिंब की दूरी नापने के लिए हम, प्रकाश की किरण इधर जाती है और दूरी नापने के लिए हमें इधर आना पड़ता है, यानी विपरीत दिशा में दूरी को हम नाप रहे हैं। किरण इधर जा रही, दूरी इधर नाप रहे हैं, इसलिए दूरी निगेटिव। या भी ऐसा कह सकते हो कि लेंस के बाईं तरफ की दूरी निगेटिव और दाईं तरफ की दूरी पॉजिटिव। बाईं तरफ की दूरी है ये, इसलिए इसको निगेटिव लेना पड़ेगा UE को, और O से लेकर A1 तक की दूरी, O और A1, प्रकाश की किरणें इधर की तरफ जा रही हैं, और इस दूरी को भी हम O से लेकर जब A1 तक नापेंगे तो इधर की तरफ जाएंगे, यानी दूरी नापने की दिशा, प्रकाश कण चलने की दिशा दोनों समान, इसलिए ये दूरी पॉजिटिव। या ऐसा कह सकते हो लेंस के बाएं तरफ की दूरी निगेटिव, लेंस के दाएं तरफ की दूरी पॉजिटिव। तो ये जो FO दूरी है, ये दृश्य लेंस के बाईं तरफ, दाईं तरफ है, इसलिए पॉजिटिव। तो माइनस का UE अपान कितना आ जाएगा, FO। ये M का मान निकल आया है यहाँ पे, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। आवर्धन क्षमता का सूत्र हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे हमें दो केस लगाने पड़ेंगे, दो कंडीशंस के बेस पर यह आवर्धन क्षमता का सूत्र बदलेगा भी। सबसे पहले यहाँ पे स्पेशल केस हम लिख लेते हैं, विशेष दशा। स्पेशल केस क्या रहेगा, स्पेशल केस ये रहेगा कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। देखिए प्रतिबिंब जो अंतिम वाला है, दो प्रतिबिंब बनते हैं, A1 B1 पहला है, और A2 B2 जो प्रतिबिंब है ये दूसरा प्रतिबिंब है A2 B2। हम इस प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, अगर ये अंतिम प्रतिबिंब
स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी का मतलब 25 सेंटीमीटर पर, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी को हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं। तो अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी यानी कि कैपिटल डी पर बने, तो ये नेत्रिका लेंस का प्रतिबिंब है, इसलिए इसकी जब दूरी नापोगे तो नेत्रिका लेंस से दूरी नापोगे, और नेत्रिका लेंस से जब इसकी दूरी नापेंगे तो इसको हम VE से लिख लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखा जाता है, और नेत्रिका लेंस के इसलिए E लगा देंगे, इसमें VE इक्वल टू कितना D आ जाएगा। अब सारी चीजें हम नोट करते हैं। अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी VE बराबर कितना रहेगा, माइनस का D, क्योंकि यह दूरी हम कैसे लेंगे, निगेटिव। प्रकाश किरणें उधर जा रही हैं, दूरी इधर नापेंगे विपरीत दिशा में, तो निगेटिव। इसी तरीके से वस्तु की दूरी U इक्वल टू, देखिए जो वस्तु की दूरी है वो इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु कौन है, A1 B1। A1 B1 इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, तो ये वस्तु की दूरी कौन रहेगा, UE, और ये भी कैसा रहेगा, निगेटिव। लेकिन जो इसकी फोकस दूरी है, नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है, जो फोकस है, वो ये वाला हमको लेना है, वो इस साइड में है, दाईं तरफ है, इसलिए ये फोकस दूरी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और यहां पे कितना Fe आ जाएगा। अब इसमें हमको लगा देना है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र आप लोगों को मालूम होगा कि लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है, Fe है। 1/v, v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये माइनस की d है, माइनस d रखेंगे, और 1/, में माइनस का 1/u, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का ue, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और तब यहाँ पे 1/, में f इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 1/d, और प्लस में 1/, में ue, ये आ जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे ध्यान से। यहां पे हमको क्या लाना है, यहां पे हमको लाना था m इक्वल टू माइनस का UE/, में FO लिखा हुआ है, माइनस में UE/, में FO, और अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना है, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर। तो ये जो UE का मान है, हमें इस UE के मान को यहां पे निकालना पड़ेगा। जब UE का मान हम निकाल लेंगे यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, हमने जब वैल्यू रखा है tan अल्फा इक्वल टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू A1 B1 में EA1 आता है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई है कि ये जो भिन्न के नीचे यहाँ पे भिन्न आता है, ये सबसे नीचे ना सबसे ऊपर चला जाता है, ये यहाँ पे गलत हो गया है, तो इसको हम OA1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्योंकि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा EA1। ये यहाँ पे आप लोगों को सुधार कर लेना है। अब O से लेकर A1 तक की दूरी कितनी है, O से लेकर A1 तक की दूरी को FO कहा गया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, FO रहेगा, और E से लेकर A1 तक की दूरी, E से लेकर A1 तक की दूरी को UE कहा गया है, यहाँ पे क्या रहेगा, UE रहेगा। ये मिस्टेक यहाँ पे हुई, इसको सुधारना है। अब इसके बाद हम यहाँ से 1/UE की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो माइनस d को इधर भेज देंगे, तो 1/, में कितना आ जाएगा, फिर 1/, में UE इक्वल टू, ये माइनस का d आएगा, इसमें जुड़ जाएगा, और ये आएगा Fe में जुड़ेगा, तो 1/, में कितना बनेगा, Fe, प्लस में 1/, में d आ जाएगा। ऐसा करते हैं, यहां से Fe को कॉमन करते हैं, तो 1/, में UE इक्वल टू, जब 1/, में Fe कॉमन हो जाएगा तो ये जो पहला पद है यहाँ पे 1 बचेगा, और देखिए जो दूसरे पद में 1/Fe नहीं है और इसको हम कॉमन कर रहे हैं, तो ये इसका उल्टा लिख जाएगा,
तो Fe ऊपर लिख जाएगा और D यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो ये समीकरण हमको मिला है जाके। अब ये 1/UE का जो मान है, इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर चुके होंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, जो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू ये है, तो माइनस में FO और नीचे ये 1/UE है। 1/UE की वैल्यू देखें हम यहां पे निकाल चुके हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FO और इंटू में ये 1/UE, वो वाली वैल्यू जब यहां पे फिट करेंगे तो 1 में Fe और 1 प्लस में Fe अपान कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। तो इस तरीके से m इक्वल टू माइनस में FO अपान में Fe और 1 प्लस में Fe अपान में D, हमें ये इसका आवर्धन क्षमता पता चल जाएगी। और इसी के साथ साथ में हम दूरदर्शी की लंबाई भी निकाल सकते हैं। दूरदर्शी की लंबाई निकालने के लिए देखिए, लेंसों के बीच की दूरी को दूरदर्शी की लंबाई कहते हैं। जैसा कि अंतिम प्रतिबिंब विषुवृत्त की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो इस समय जो लेंसों के बीच की दूरी है वो यहां से लेकर यहां तक FO है और यहां से लेकर यहां तक UE। तो इन दोनों दूरियों को जैसे हम जोड़ेंगे तो FO और प्लस UE, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई बन जाएगी FO प्लस में UE। ये दूरदर्शी की लंबाई हो गई है। इसके बाद जो दूसरी इसकी स्थिति है, दूसरा जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। दूसरा इसका केस है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। अब इसमें क्या होगा, देखिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु कहां पे स्थित हो, फोकस पर। अगर इस प्रतिबिंब A2 B2 को अनंत पर बनाना है तो फिर ये जो इसके लिए वस्तु का कार्य A1 B1 करता है, इसको यहाँ के इसके फोकस पर, यानी यहाँ पे जहां Fe डैश लिखा है यहां पर बनना होगा। तो यानी फिर वस्तु की जो दूरी है वो इसकी फोकस दूरी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और तब ऐसी दशा में जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु की दूरी यानी UE इसकी फोकस दूरी के क्या होगी, बराबर होगी, Fe के बराबर हो जाएगी। तो हमें करना यह है कि समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 था उसमें क्या लिखा था, m इक्वल टू माइनस में FO अपान में UE, तो UE के स्थान पर हमें Fe रख देना है। तो ऐसी दशा में जो आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर आएगा, समीकरण 1 का हम यूज करने जा रहे हैं। समीकरण 1 से आप समीकरण 1 देख सकते हैं, m बराबर कितना है, माइनस का FO अपान में UE। तो m इक्वल टू माइनस में FO, जहां पे UE लिखा है UE की जगह आपको Fe कर देना है, तो UE अपान में Fe बन जाएगा और ये इसकी आवर्धन क्षमता आ जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर ये आ जाएगी। इसी के साथ साथ में हमें ये भी बता देना चाहिए कि जो दूरदर्शी की लंबाई है इस दशा में क्या होगी। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो ऐसी दशा में दूरदर्शी की लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूरदर्शी की लंबाई हमें निकालना है, तो इस सूत्र में UE की जगह Fe, U इक्वल टू Fe है, तो इस UE के स्थान पर Fe रख देंगे, तो FO प्लस में कितना आ जाएगा, Fe, ये दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी की रचना, कार्यविधि और आवर्धन क्षमता, ये तीनों बातें जो है इसमें बता दी गई हैं। इसे आप तैयार करिए अच्छे से।